वेलकम टू द खान लाइफ स्टडीज़। पिछली वीडियो में हमने सीपीसी के कुछ सेक्शंस की कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी। आज की वीडियो में जो अन्य परिभाषाएं दी गई हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। डिग्री और ऑर्डर के डेफिनेशन हम समझ चुके हैं, दोनों में डिफरेंस भी जान लिया गया है। अगला 2 पॉइंट और है, डिग्री होल्डर किसे कहते हैं और जजमेंट डेटर किसे कहते हैं। हु इज ए डिग्री होल्डर, यानी डिग्री धारी कौन है। डेफिनेशन क्लास ये कहता है डिग्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर ए डिग्री हैज बीन पास्ड, यानी कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में कोई डिग्री पास की गई है वो डिग्री होल्डर कहा जाएगा। या an order capable of execution has been made। डिफिनेशन के अगले हिस्से में कहा गया है या कोई ऐसा आदेश पारित किया गया है जिसका निष्पादन कराया जा सकता है। डिग्री का भी निष्पादन कराया जाता है और ऑर्डर का नेचर ऐसा है कि इसका भी इजरा कराया जा सकता है, दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो अगर ऐसा कोई ऑर्डर पास किया गया है तो इस जिसके पक्ष में ये ऑर्डर पास होगा उससे भी हम कहेंगे डिग्रीधारी, यानी डिग्री होल्डर। यानी 2 चीज़ें इसमें आती हैं। हु इज अ डिग्री होल्डर, ए पर्सन इन हुज फेवर ए डिग्री हैज बीन पास्ड। इट्स सिंपल, ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में डिग्री पारित की गई है। या दूसरा पॉइंट, या कोई ऐसा आदेश पारित किया गया है जिसका निष्पादन कराया जा सकता है। तो दोनों परिस्थितियों में जिस व्यक्ति के पक्ष में ये डिग्री या आदेश पारित किया गया है उसे ये कोड कहती है कि ये डिग्री होल्डर है। इसे डेफिनेशन क्लास की 2.3 में दिया गया है, सब क्लास 3 है, सेक्शन 2 का सब क्लास 3 है। A person who is not a party to the suit but in whose favor an order of execution has been passed, it is also a degree holder। कहीं ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पक्षकार नहीं है लेकिन कोई ऐसा आदेश पारित किया गया है कि तृतीय पक्ष का उसका निष्पादन करा सकता है, यानी नॉट ए पार्टी टू द सूट, लेकिन कोई आदेश ऐसा पारित किया गया है कि कोई तृतीय पक्ष उसका निष्पादन अपने पक्ष में करा सकता है, तो ऐसा व्यक्ति भी डिग्री होल्डर है। जैसे कहते हैं डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो डिग्री है वो किन्हीं परिस्थितियों में वादी भी उसको निष्पादित करा सकता है और प्रतिवादी भी उसका निष्पादन करा सकता है। ये इसे हम कहते हैं कि डिग्री होल्डर। बेसिकली 2 ही बातें हैं, इसे आपको याद रखना है कि कौन डिग्री होल्डर है, और जस्ट इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि हु इज ए जजमेंट डेटर, यानी किसके अगेंस्ट डिग्री पारित की गई है। जस्ट इसी डेफिनेशन को आप रिवर्स कर दें। जजमेंट डेटर मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट whom डिग्री हैज बीन पास्ड। जजमेंट डेटर यानी निर्णीत रिली, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई डिग्री पारित की गई है वह निर्णीत रिली है, यह जजमेंट डेटर है। या ऐसा कोई आदेश पारित किया गया है जिसका निष्पादन कराया जा सकता है जो उसके विरुद्ध है, तो भी ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध यह आदेश का निष्पादन कराया जाएगा तो वो व्यक्ति भी यहाँ पर हो जाएगा डिग्री यानी जजमेंट डेटर। जैसे गारंटी में श्योरिटीज होते हैं। एक तो मूल ऋण जो एक प्रिंसिपल डेटर होता है, यानी जिसने कर्जा लिया है, कर्जा की कुछ लोगों ने जमानत उसकी दी है, कुछ श्योरिटीज हैं। तो कर्जा वसूली के लिए यदि मूल क्रेडिटर यानी जो कर्जा देने वाला व्यक्ति है, जो क्रेडिटर है, यदि वो चाहे तो वो मूल कर्ज डेटर के खिलाफ डिग्री पारित करा सकता है या श्योरिटीज के खिलाफ डिग्री ले सकता है, जहाँ से भी उसका पैसा वसूल हो जाए।
तो यदि कोई डिग्री किसी श्योरिटी के विरुद्ध पारित की गई है तब श्योरिटी भी जजमेंट डेटर हो जाएगा। तो अगर डिग्री होल्डर की डेफिनेशन आपको याद है तो इसी तरह एक डेफिनेशन याद करने के पश्चात आपको दोनों डेफिनेशन याद हो जाएंगी कि हु इज ए जजमेंट डेटर। इसके बाद हम देखते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है। जब कहा जाता है कोई व्यक्ति किसी का विधिक प्रतिनिधित्व है तो विधिक प्रतिनिधित्व क्या मतलब है? हु इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन। तो सीपीसी की जो डेफिनेशन क्लास ये कह रहा है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिफाइन कर रहा है ए पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन। पहली बात कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जो किसी मृतक की संपदा का विधिक रूप से प्रतिनिधित्व करता है, मृतक की संपदा का, उसकी प्रॉपर्टी का विधिक रूप से जो प्रतिनिधित्व करता है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। इसमें वो व्यक्ति भी शामिल है जो मृतक की संपदा में इसे हस्तक्षेप करने का राइट है, यानी ए पर्सन हु इंटरमीडिएट विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड, वो भी विधिक प्रतिनिधि हो गया। आगे देखिए और कौन कौन है। यहाँ पर कोई व्यक्ति विधिक प्रतिनिधि के तौर पर दावा करता है या उसके विरुद्ध बतौर विधिक प्रतिनिधि दावा किया गया है तो उसकी संपत्ति पर, उसके जो मृत्यु पर संपत्ति जिस व्यक्ति को मिल जाती वो व्यक्ति विधिक प्रतिनिधि कहलाएगा। यानी एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी ने सू किया है, कि पार्टी सूज, या उसने खुद दावा किया है बहैसियत विधिक प्रतिनिधि, एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसी संपदा के बारे में उसने दावा दाखिल किया, सूट फाइल किया और सूट, या उसके विरुद्ध लीगल रिप्रेजेंटेटिव के कैरेक्टर में उसके विरुद्ध एक दावा दाखिल किया गया, तो ऐसे व्यक्ति भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की परिभाषा में आते हैं। इस तरह लीगल रिप्रेजेंटेटिव का स्कोप जो है ये बहुत बढ़ जाता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो दावा किया जाता है, जो दावा उसके विरुद्ध किया जाता है, उसमें इस तरह के दावे आते हैं। एग्जीक्यूटर्स, जैसे विल के एग्जीक्यूटर्स हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट में, विल को के एडमिनिस्ट्रेटर्स। फिर आप देख लिए हिंदू सहदाई संपदा में हिंदू को पार्सनर है, जो सहदाई सदस्य है वो भी रिप्रेजेंटेटिव है संपदा का। इसी तरह जो रिवर्जनर है, हिंदू विधि में जो उत्तरभोगी है, वो भी उस संपत्ति का विधिक उत्तराधिकारी है, यानी रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। क्योंकि ये सारे के सारे, जैसे किसी विल में निष्पादक नियुक्त किया गया है, वो मृतक की संपत्ति को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रशासन करता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। उत्तरभोगी ऐसा व्यक्ति है कि किसी की मृत्यु पर उसे संपत्ति मिल रही है, तो संपत्ति में अगर वो व्यक्ति मर जाए तो इसमें संपत्ति का उसके अंदर संपत्ति का अधिकार निहित कर जाता है, इसलिए ये भी उस संपत्ति का विधिक प्रतिनिधि हो गया। और हिंदू सहदाई तो जानते हैं कि एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदू सहदाई जो है ये संपदा का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सारे के सारे लोग ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। पहली लाइन में यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति आते हैं जो मृतक की संपदा का विधिक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सिंपल एक लाइन ये कही गई, उसके बाद बाकी डिटेल ये परिभाषा क्लास में आपने रेखा दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट किस न्यायालय को हम कहेंगे? विदेशी न्यायालय। फॉरेन कोर्ट जो सीपीसी में डिफाइन किया गया है, कहा गया है अ कोर्ट विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। पहली बात, भारत क्षेत्र के बाहर स्थापित की गई हो,
और एंड नॉट established or continued by the authority of the central government। कि पहली बात ये भारत क्षेत्र के बाहर स्थित है, और दूसरी बात ऐसे न्यायालय की स्थापना केंद्र सरकार की किसी अथॉरिटी के द्वारा नहीं की गई है, और न ही इस न्यायालय को केंद्र सरकार की किसी अथॉरिटी से चलाया जा रहा हो। तो ऐसे न्यायालय को हम विदेशी न्यायालय कहेंगे। भारत सीमा की जो भारत की परिभाषा है, जो भारत की सीमाएं हैं, सीमा के बाहर स्थित है, पहली बात। दूसरी बात, इस्टेब्लिश किसने किया, स्थापित किसने किया, यानी जो केंद्र सरकार है उसकी किसी अथॉरिटी ने उसे स्थापित नहीं किया है, और केंद्र सरकार की किसी अथॉरिटी उसे चलाती नहीं है, उसे कंटिन्यू नहीं करती है। तो ऐसी न्यायालय को हम कहते हैं विदेशी न्यायालय। जैसे इंग्लैंड की कोर्ट है, पाकिस्तान की कोर्ट है, ऐसे जो भारत का हिस्सा नहीं माने हैं जो देश, वहाँ जो न्यायालय स्थित है उन्हें ना तो भारत की केंद्र सरकार की किसी अथॉरिटी ने स्थापित किया है और ना ही उसे वो चलाते हैं। तो ये सारे के सारे न्यायालय जो होते हैं इसे हम विदेशी न्यायालय कहते हैं। इसी तरह प्रश्न उठता है कि व्हाट इज फॉरेन जजमेंट। विदेशी न्यायालय के जजमेंट की परिभाषा, कौन से जजमेंट ऐसा है जो विदेशी न्यायालय के जजमेंट माना जाएगा। विदेशी फॉरेन जजमेंट, कौन से निर्णय ऐसे हैं जो विदेशी न्यायालय माने। सिंपल परिभाषा इसकी है, द जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट। जो विदेशी न्यायालय है उसके द्वारा दिया गया निर्णय ही विदेशी न्यायालय है, विदेशी निर्णय है, वो फॉरेन जजमेंट है। जैसे ऊपर परिभाषा में आपको ये बताया गया कि फॉरेन कोर्ट कौन है, तो फॉरेन कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो निर्णय विदेशी निर्णय होगा। अब ये प्रश्न उठता है कि कौन सा निर्णय की कौन सी ऐसी तिथि है जिस तिथि पर ये देखा जाएगा कि वो निर्णय किसके द्वारा दिया गया। द क्रूशियल डेट determines whether the judgment is a foreign court or not, is the date of the judgment। यानी वो निर्णय जिस निर्णय उस निर्णय की तिथि ये तय करेगी कि वो निर्णय विदेशी न्यायालय का निर्णय है कि नहीं। निर्णय की तिथि इसका मानक है। द डेट ऑफ द जजमेंट, नॉट द डेट व्हेन इट इज sought टू बी enforced और एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूशन की जो डेट है, जिस निर्णय को एग्जीक्यूशन के लिए यदि प्रस्तुत किया गया है, तो वो डेट कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो नहीं मानी जाएगी कि आज की डेट पर ये निर्णय विदेशी निर्णय है कि नहीं है। डेट ऑफ जजमेंट ही इसका क्रक्स है। जिस दिन निर्णय दिया गया है उस दिन वो न्यायालय विदेशी था कि नहीं था। यदि उस दिन वो न्यायालय जिसने निर्णय दिया है वो विदेशी न्यायालय था, तो ये जो जजमेंट होगा ये विदेशी न्यायालय का जजमेंट होगा। अब सवाल उठता है कि बहुत से कोई ऐसा परिक्षेत्र हो सकता है जो कि निर्णय की तिथि पर भारत का हिस्सा ना रहा हो और बाद में सब्सिक्वेंटली पार्ट ऑफ द इंडिया, पार्ट ऑफ यूनियन, भारत संघ का हिस्सा हो जाए, तो क्या होगा। तो इसमें भी याद रखिएगा कि ये निर्णय के जजमेंट के प्रकृति को, नेचर को ये चेंज नहीं करेगा, क्योंकि सब्सिक्वेंट डेट काउंट नहीं की जाएगी। डेट वही काउंट की जाएगी जिस दिन जजमेंट पारित किया गया। इसे हम कहते हैं फॉरेन जजमेंट। अब फॉरेन कोर्ट है, फॉरेन जजमेंट है, इससे रिलेटेड कुछ सवाल ज़रा मुश्किल हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर। ये सब तो मतलब बहुत आसान है। व्हेन द जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट बी कंक्लूसिव एंड व्हेन नॉट कंक्लूसिव। ये जो विदेश न्यायालय है, विदेशी न्यायालय है, इसका निर्णय निश्चायक कब नहीं माना जाएगा। निश्चायक की तिथि पूछी जा रही, किस दिन, कब इसे निश्चायक मानेंगे।
इसके बारे में सेक्शन 13 है सीपीसी का, वो कहता है व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, ये हेडिंग है। फिर सेक्शन में आगे कहा गया है फॉरेन जजमेंट्स आर कंक्लूसिव अंडर सेक्शन 13, यानी सामान्य नियम ये बता रहा है कि विदेशी न्यायालय के निर्णय जो है वो क्या है, निश्चयात्मक होते हैं, यानी निश्चयात्मक रूप से किसी मामले को तय कर सकते हैं, फॉरेन जजमेंट। अब उसके बाद उसका एक्सेप्शन अपवाद दिया गया है, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। वो कौन से ऐसे मामले हैं जिन परिस्थितियों में ये विदेशी न्यायालय के निर्णय जो है ये कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। ये कंक्लूसिवनेस का टेस्ट इसका ये है। शर्तें क्या दी गई हैं? ए फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज or between parties under whom they or any of them claims and litigating under the same title। जनरल लॉ क्या है कि विदेशी निर्णय निश्चयात्मक होंगे उन मामलों के बारे में जो एक ही पक्षकारों के समान पक्षकारों के बीच में निर्णीत किए गए हों, या उन पक्षकारों के प्रतिनिधियों के बीच में निर्णीत किए गए हों, उनकी टाइटल भी सेम हो। जैसे ओनरशिप का झगड़ा है तो दोनों में ओनरशिप का ही झगड़ा हो, ऐसा ना हो कि एक एज ए ओनर लड़ रहा था, दूसरा एज ए टेनेंट लड़ रहा था। इसे कहते हैं टाइटल्स हो। ये सारी चीज़ें जैसे आपने अभी रेस जुडिकेटा में देखेंगे, सेक्शन 10 में देखेंगे, ये सारे हैं कि द सेम पार्टीज होनी चाहिए, मैटर मस्ट बी सेम होना चाहिए, या पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल होना चाहिए। अगर ये बातें पूरी हो जाती हैं, पक्षकार समान है और जो मैटर उनके बीच में निर्णीत किया गया है उसमें पक्षकारों के जो प्रतिनिधि थे वो समान थे, एक ही पक्षकार थे, या उनके प्रतिनिधियों के बीच में वो बात चला था, तो उसमें जो भी निर्णय दिया गया वो फॉरेन निर्णय होगा और वो निश्चयात्मक होगा। अब सेक्शन 13 इस कहने के बाद इसके अपवाद गिनवा देता है कि कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर कि ये फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। ये आपको याद रखने का है। ABCDEF 6 पॉइंट दिए गए हैं। यही 6 पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं प्री के लिए भी, आपको याद रखने के लिए भी, कि कहाँ कहाँ फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होंगे। नंबर 1, where it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction, यानी फॉरेन न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उस मामले को निर्णीत करने के लिए सक्षम नहीं था। अगर ये आपत्ति लगाई जाए तो वो जजमेंट जो है कंक्लूसिव नेचर का नहीं होगा। कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, जो न्यायालय जिसने निर्णय दिया हो उस विवादित बिंदु को निर्णीत करने के लिए सक्षम हो। पहला पॉइंट हो गया, कॉम्पिटेंट कोर्ट है और कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा नहीं पारित किया गया। दूसरा कि इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, यानी पक्षकारों को सुनने के पश्चात गुण दोष के आधार पर यदि निर्णय नहीं दिया गया है तो विदेशी न्यायालय का ये निर्णय निश्चयात्मक यानी कंक्लूसिव नेचर का नहीं होगा। थर्ड कहते हैं वेर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग टू बी फाउंडेड ऑन एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये आता है इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जजमेंट देखने से ही ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग, इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग, यानी जो प्रक्रिया बनाई गई है
उसको देखते हुए ऑन एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल, यानी जो निर्णय पारित किया गया है ये इसमें इंटरनेशनल लॉ का के बारे में इनकरेक्ट व्यू लिया गया। जो इंटरनेशनल लॉ का जो करेक्ट व्यू है उसे फॉलो नहीं किया गया है, पहली बात। दूसरा पॉइंट इसी में कह दिया गया है, और रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज द लॉ ऑफ इंडिया इन केस इन विच सच लॉ इज एप्लीकेबल। पहली बात तो ये कह दिया गया कि या तो इंटरनेशनल लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, करेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ पर ध्यान नहीं दिया गया है, उसको उस पर विचार नहीं किया गया है, या उस न्यायालय ने भारत की जो विधि है रिकॉग्नाइजिंग द लॉ ऑफ इंडिया, भारत में जो विधि है उसको मानने से इनकार कर दिया। रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज द लॉ ऑफ इंडिया वेयर द सच लॉ इज एप्लीकेबल। इन दोनों पक्षकारों पर यदि भारत की कोई विधि लागू होती है तो ऐसे निर्णय में जहां भारत का कोई एक्ट कोई कानून लागू होता है, अगर उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, उस पर विचार नहीं किया गया है, तो इन दोनों परिस्थितियों में कहा गया कि ये निर्णय जो है, ये फॉरेन कोर्ट का जो निर्णय है, ये कंक्लूसिव इन नेचर नहीं होगा। यानी इसमें तीसरा पॉइंट आ गया, इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ और रिफ्यूजल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द लॉ ऑफ इंडिया। चौथा देखिए क्या है, जो प्रोसीडिंग की प्रक्रिया चलाई गई विदेशी न्यायालय में, वो प्रक्रिया अपोज टू द नेचुरल जस्टिस थी। यानी जो प्रोसीजर है वो नैसर्गिक विधि के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में आप जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये कहता है कि नेचुरल जस्टिस में क्या है कि दोनों पक्ष, मूल सिद्धांत है, दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। दोनों पक्ष अपना तथ्य प्रस्तुत करें, अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करें, उनकी सुनवाई की जाए, उसके पश्चात ही निर्णय पारित किया जाए। तो इसे कहते हैं नेचुरल जस्टिस। तो यदि नेचुरल जस्टिस का पालन करके निर्णय पारित नहीं किया गया है तो ये निर्णय कंक्लूसिव नहीं होगा। ये था चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आ जाइए, द जजमेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। यानी वो जो निर्णय विदेशी न्यायालय प्राप्त किया गया है वो किसी पक्षकार के द्वारा कपट कारित करके प्राप्त किया गया है। न्यायालय के सामने कपटपूर्वक कार्य किया गया है, कोई कपट कारित किया गया है, चाहे न्यायालय के विरुद्ध चाहे पक्षकार के विरुद्ध। यानी द जजमेंट वॉज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। तो यहाँ पर ये फ्रॉड हमारे यहाँ भी है। फ्रॉड के आधार पर जो है कोई भी निर्णय जो है आप शून्य घोषित करा सकते हैं। तो फ्रॉड पर आधारित निर्णय नहीं होना चाहिए। लास्ट और छठवां नंबर है, वेयर इट सस्टेन्स ए क्लेम फाउंडेड ऑन ए ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। अब ये लास्ट पॉइंट ये कह रहा है, द क्लेम वॉज बेस्ड ऑन ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। यानी जो दावा दाखिल किया गया था, जो क्लेम किया गया था फॉरेन कोर्ट में, दैट क्लेम वाज बेस्ड ऑन द ब्रीच ऑफ एनी लॉ विच इज सबसिस्टिंग इन इंडिया, विच इज इन फोर्स इन इंडिया। यानी भारत में जो कानून लागू है उसका उल्लंघन करके वो दावा दाखिल किया गया था और दावा निर्णय प्राप्त किया गया है। तो ये हो गया ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ। तो ये 336 ये से 6 पॉइंट आपको इस तरह से रखने पड़ेंगे कि यदि ये 6 पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं तो ये जो विदेशी निर्णय है इसका नेचर जो है ये कंक्लूसिव नहीं रह जाता, विनिश्चयात्मक नहीं रह जाता। विनिश्चयात्मक निर्णय के लिए आवश्यक है कि ये 6 पॉइंट से वो निर्णय हिट ना होता। अदरवाइज यदि ये 6 पॉइंट उस पर हिट नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि फॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव है। और सेक्शन 14 ये कहता भी है, सेक्शन 14 फॉरेन जजमेंट के बारे में एक
प्रिजम्पशन क्लॉज बनाता है। 13 के बाद 14 है, तो कोर्ट के बारे में क्या रूल है। लॉ ऑफ प्रिजम्पशन क्या है, ये सेक्शन 14 कहता है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए फॉरेन जजमेंट। यदि न्यायालय के सामने किसी विदेशी न्यायालय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाती है तो न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा क्या करेगा, दैट सच जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। तो उपधारणा जो होगी कि वो निर्णय सक्षम न्यायालय के द्वारा पारित किया गया है। अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स ऑन द रिकॉर्ड, जब तक अभिलेखों को देखने से यह स्पष्ट न हो जाए कि नहीं ये निर्णय जो है किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है। आगे ये भी कह दिया गया है कि ये जो उपधारणा धारा 14 बता रही है, इस उपधारणा का खंडन भी हो सकता है। उस उपधारणा का खंडन करने के लिए कोई पक्ष ये अभिवचन ले सकता है कि देयर वर नो ज्यूरिसडिक्शन, यानी जिस न्यायालय ने निर्णय पारित किया गया है उसके पास क्षेत्राधिकार नहीं था इसको निर्णित करने का। तो जहां प्रिजम्पशन है वहीं पर वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की प्ली ली जा सकती है कि उस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त था। अदरवाइज कोर्ट यह उद्धारित करेगी यदि उसके सामने किसी विदेशी न्यायालय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाती है तो अभिलेखों को देखने से यदि यह स्पष्ट न हो ये निर्णय सक्षम न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है तो न्यायालय उद्धारित करेगी कि ऐसा निर्णय सक्षम न्यायालय के द्वारा पारित किया गया है। तो फॉरेन जजमेंट के संबंध में धारा 14 उपधारणा का क्लास बनाता है, प्रिजम्पशन क्लास देता है कि न्यायालय तो ये प्रिज्यूम करेगा। तो इसमें आपने देखा व्हाट इज फॉरेन कोर्ट, व्हाट इज फॉरेन कोर्ट, ये हमने देख लिया। फॉरेन कोर्ट के बाद अब हमने देखा 13 में कि फॉरेन जजमेंट का नेचर कंक्लूसिव कब होगा और किन आधारों पर उसे आप चैलेंज कर सकते हैं। और धारा 14 फॉरेन जजमेंट के बारे में उपधारणा का एक क्लास बताता है कि किन कैसे कैसे मामले में इसे उद्धारित किया जाएगा कि निर्णय जो है सक्षम न्यायालय के द्वारा दिया गया है। तो इसमें आपको याद ये रखना है कि व्हाट इज फॉरेन जजमेंट, व्हाट इज फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट, जो कि सेक्शन 2 में दिया गया है। और इसके साथ सेक्शन 13 और सेक्शन 14 को भी आपको पढ़ना होगा कि व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, और सेक्शन 14 कि व्हाट इज द प्रिजम्पशन अबाउट द फॉरेन जजमेंट। तो आज मेन जो परिभाषा क्लास है वो हमने आपको बताया है। इसमें ये लास्ट वाला जो है पैरा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर हम देखेंगे थोड़ा सा निर्णय के संबंध में अगली वीडियो में। उम्मीद हो कि ये वीडियो आपके काम आएगा। यदि कोई परेशानी फिर भी हो तो बार बार ये कहा जाता है कि आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं ताकि आपको उसका उत्तर दिया जा सके, या जो प्रश्न पूछे गए हैं अन्य वर्षों में जुडिशल सर्विसेज के बारे में के संबंध में उन प्रश्नों को आप डालिए ताकि उसका जवाब दिया जाए। अगली वीडियो में कोशिश करेंगे बताने की कि कौन से ऐसे प्रश्न इस संबंध में इस चैप्टर में ज़्यादा पूछे गए हैं। थैंक यू।